जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई हमला किया जाता है तो भारत के मुसलमान दहशत में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि इनका किया हुआ अब हमारे सर फूटेगा। उनके बीच डर का माहौल दिखा जाता है। कई जगहों से पलायन की खबरें भी आती हैं। हर मुसलमान की जबान पर एक ही बात होती है, आतंक मचाए आतंकवादी और भुगते बाकी सारे मुसलमान। पहलगाम में जो हुआ वो टारगेटेड मैसेकर था। इसकी वजह से लोगों का गुस्सा फूटा तो उसकी चपेट में बेकसूर मुसलमान भी आए जिनकी कोई गलती नहीं थी, न ही उनकी देशभक्ति पर कोई सवाल किया जा सकता था। पाकिस्तान को लगता है कि भविष्य में उनके मुल्क पर अगर कोई आंच आती है तो मिडिल ईस्ट उनको बचा लेगा या दुबई उनकी मदद कर देगा। लेकिन सच क्या है? आज के एपिसोड में बात इसी मुद्दे पर होगी। क्या कहता है पाकिस्तान का वो घिनौना इतिहास जिसकी वजह से बेकसूर मुस्लिम पीसे जाते हैं, और आखिर में जानेंगे दुनिया भर की नजर इस पर होते हुए भी क्यों आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाई जाती है। कौन है जो चाहता है कि बेकसूर मुसलमान इन आतंकवादी हमलों से न चाहते हुए भी इनका शिकार होते रहें? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। 22 अप्रैल की शाम आतंकी हमले की खबर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची, वो उस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर थे। वो बिना रुके, बिना वक्त गवाए उसी शाम अपनी यात्रा बीच में छोड़कर तुरंत दिल्ली लौटे। दौरा छोटा रहा, लेकिन जब तक वो वहां थे तब तक की मुलाकातें काफी अहम साबित हुई। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पीएम मोदी के बीच कुछ बड़े मुद्दों पर सीधी और साफ साफ बातचीत हुई, खासकर भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी को लेकर। और सबसे अहम बात यह रही कि सऊदी अरब ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की खुलकर और बहुत सख्त शब्दों में निंदा की है। ये ऐसे नहीं था कि निंदा तो सब कर ही देते हैं। सऊदी अरब का समर्थन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं था, बल्कि वहां के नेताओं ने दिल से संवेदना जताई, सोशल मीडिया पर भी भारत के साथ खड़े होने का साफ संदेश दिया। ये साफ साफ दिखा कि अब सऊदी जैसे बड़े मुस्लिम देश भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी पुरानी दिखावटी बातों से आगे बढ़कर असली कदम उठाने की तरफ बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब और भारत के बीच जो साझा बयान जारी हुआ, उसमें एक बहुत अहम बात यह थी कि दोनों देश आतंकवाद और उसके लिए होने वाली फंडिंग के खिलाफ अपने सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करेंगे। उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि चाहे किसी भी रूप में हो, आतंकवाद पूरी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और सबसे पक्की बात यह रही कि दोनों देशों ने यह साफ कहा, किसी भी वजह से किसी भी हाल में किसी भी आतंकी हमले को जायज नहीं ठहराया जा सकता। अब किसी बड़े मुस्लिम देश से इतनी साफ और सख्त निंदा पहले शायद ही कभी सुनने को मिली हो। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। इसके साथ ही एक और चीज सामने आई, मुस्लिम देशों, खासकर खाड़ी के देशों की सोच अब बदल रही है। पहले जहां ये देश मजहबी और सैद्धांतिक बातों को अपनी विदेश नीति का आधार मानते थे, अब उनकी प्राथमिकताएं रणनीति, सुरक्षा और ग्लोबल लेवल की जरूरतों पर टिकी हुई हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस खुद एक नई सोच वाली पीढ़ी से आते हैं। वो कट्टरपंथ के सख्त खिलाफ हैं और अपने देश में कई बड़े सुधारों की शुरुआत कर चुके हैं। ये सब देखकर पाकिस्तान को थोड़ी टेंशन लेनी चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान अब तक कश्मीर के मुद्दे को मजहबी नारों में लपेटकर दुनिया के सामने रखता आया है, अब उसकी बातों में पहले जैसी गूंज सुनाई नहीं दे रही। सऊदी जैसे देश जब आतंकवाद के खिलाफ इतनी सख्ती दिखा रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए यह खतरे की घंटी ही है। अब मुस्लिम दुनिया का मिजाज बदल रहा है। एक वक्त था, खासकर 1990 और 2000 के बीच, जब पाकिस्तान में आतंकवाद अपने पूरे उफान पर था। उस दौर में इस्लामाबाद लगातार कश्मीर को एक ऐसे मुद्दे के तौर पर पेश करता था जिस पर उसे मुस्लिम देशों का खुला समर्थन हासिल है, चाहे वो समर्थन असल में हो या बस दिखावे की बातें। पाकिस्तान की सरकार और फौज इसका खूब इस्तेमाल किया करती थी। उनका तर्क होता था कि ये नागरिकता विहीन लड़ाके या आतंकी एक सही मकसद के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन वक्त बदला है। अब ज्यादातर मुस्लिम देश इन कट्टरपंथी सोच से खुद को अलग कर रहे हैं। कई देशों ने अपनी नीतियों में सुधार किए हैं, आतंकवाद के समर्थन से दूर हटे हैं, और पाकिस्तान अब भी पुरानी बातों और उसी कट्टर सोच में अटका हुआ है। वो बदलाव को मानने से पीछे रह गया है। हाल ही में पाकिस्तान के फौजी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने फिर से वही पुराना राग आलाप किया कि कश्मीर पाकिस्तान की गले की नस है और भारत से इसका बदला लिया जाएगा। अब जब बाकी मुस्लिम दुनिया आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान आज भी वही नारों, जज्बात और बदले की बातों में अटका हुआ है। अपने हालिया भाषण में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने एक और अजीबो गरीब दावा किया।
उन्होंने कहा कि इंसानी इतिहास में सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जो कलमा यानी इस्लामी विश्वास के आधार पर बने हैं। पहले मदीना, जो अब सऊदी अरब कहलाता है, और दूसरा पाकिस्तान, जो उनके मुताबिक खुदा ने खास तौर पर पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए बनाया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई मुस्लिम दुनिया इस सोच से आज भी खुद को जोड़ पाती है? क्या सऊदी अरब से लेकर बाकी तमाम मुस्लिम देश वाकई पाकिस्तान की इस धार्मिक राष्ट्र वाली बात को गंभीरता से लेते हैं? सच्चाई यह है कि अब वो दौर नहीं रहा। धीरे धीरे मुस्लिम देश भी ये समझने लगे हैं कि सिर्फ मजहबी नारों से कोई देश अपना मुकाम हासिल नहीं कर सकता। आज की दुनिया में रिश्ते कारोबार, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और आपसी भरोसे पर बनते हैं। कश्मीर के मुद्दे पर अब भी शायद मलेशिया, तुर्की या अजरबैजान जैसे कुछ गिनती के देश पाकिस्तान का नाम लेते हों, लेकिन बाकी दुनिया ने अब दूरी बना ली है, खासकर जब भारत और कई मुस्लिम देशों के बीच दोस्ती के नए रास्ते खुल रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, साइंस हो या सुरक्षा का मामला हो। तो ऐसे में पाकिस्तान की वही पुरानी कहानी अब ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं लगती। इस पूरी कहानी में एक और अहम मोड़ तब आया था जब साल 2020 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच तनातनी बढ़ गई थी। वजह बनी थी कश्मीर। पाकिस्तान चाहता था कि सऊदी अरब के नेतृत्व वाला इस्लामी सहयोग संगठन यानी OIC कश्मीर पर एक खास बैठक बुलाई, लेकिन जब OIC ने इस मुद्दे में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो पाकिस्तान आग बबूला हो गया। उस वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कैमरों के सामने गुस्से में आकर बयान दिया कि उन्होंने कहा, मैं बहुत अदब से OIC से कहूंगा कि हमें उम्मीद है कि वो विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाएगा, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर मुझे वजीर आजम इमरान खान से कहना पड़ेगा कि वो उन इस्लामी मुल्कों की अपनी एक अलग बैठक बुलाएं जो कश्मीर पर हमारे साथ खड़े हों। इस बयान ने सऊदी अरब को और नाराज कर दिया। पाकिस्तान का दर्द ये था कि अब जिन देशों से कभी उसे आंख मूंद कर समर्थन मिला करता था, वो अब तटस्थ हो गए हैं। और यही बदलाव आज के मुस्लिम जगत की असली तस्वीर है, जहां मजहबी राजनीति से ज्यादा अहमियत अब रणनीति, कारोबार और कूटनीति को दी जा रही है। पाकिस्तान आज भी इस गलतफहमी में जी रहा है कि कश्मीर का मुद्दा मुस्लिम दुनिया, खासकर खाड़ी के देशों के दिल से जुड़ा हुआ है। उसे लगता है कि ये देश हर हाल में उसके साथ खड़े ही रहेंगे। अब खाड़ी के देश सिर्फ मजहबी भावनाओं से नहीं चलते, आज वो अमेरिका और यूरोप से तो जुड़े ही हैं, साथ ही भारत के भी बेहद करीब आ गए हैं। दोस्ती अब धर्म के नाम पर नहीं बल्कि काम के नाम पर हो रही है। व्यापार, टेक्नोलॉजी, निवेश और स्थिरता के नाम पर हो रही है। इसका सबसे ताज़ा और पक्का सबूत है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर यानी IMEC। ये एक बड़ी योजना है जिसमें खाड़ी के देश खुद भागीदार हैं। इसका मकसद सिर्फ सड़कें और रेलवे लाइनें बनाना नहीं बल्कि देशों को आपस में जोड़ना है, ताकि कारोबार बढ़े, लोगों को रोजगार मिले और इलाकों में शांति बनी रहे। अब जबकि भारत पाकिस्तान को जवाबी कदम उठाने में पीछे नहीं हट रहा, उसने 1960 की सिंधु जल संधि को भी स्थगित कर दिया है। साथ ही भारत की मांग साफ है, पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने से हाथ खींचना ही होगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का कड़ा रुख अकारण नहीं है। पाकिस्तान का लंबा इतिहास है आतंकवाद को बढ़ावा देने और उसे पनाह देने का। ये दशकों से आतंकवाद, विद्रोह और अतिवादी विचारधाराओं का अड्डा रहा है। 2018 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लश्कर-ए-तैयबा द्वारा तैयार किए गए 2008 के मुंबई हमले में सरकार की भूमिका का संकेत दिया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने यह स्वीकार किया कि पाकिस्तानी बलों ने कश्मीर में भारतीय प्रशासनित कश्मीर में लड़ने के लिए आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी और उनकी एक्टिविटीज को इस उद्देश्य के साथ नजरअंदाज किया कि भारत को बातचीत के लिए दबाव डाला जा सकेगा और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया जा सकेगा। भारतीय नीति के हलकों में यह मान लिया गया है कि पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान में आतंकवादियों को ट्रेन करती है और कश्मीर में आतंकवादियों को तैयार करती है ताकि क्षेत्र को अस्थिर किया जा सके। उनका शॉर्ट टर्म उद्देश्य कश्मीर संघर्ष को आतंकवाद से लंबे समय तक जुड़े रहना है, जबकि उनका लंबे समय का उद्देश्य यह है कि भारत भी उसी समस्या का सामना करता रहे, यानी कि आतंकवाद का। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI को अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क का समर्थन करने के लिए व्यापक रूप से डॉक्यूमेंटेड किया गया है और इन समूहों को पैसा, ट्रेनिंग और सुरक्षित ठिकाने दिए गए हैं। इन समूहों ने अफगान नागरिकों, सरकारी लक्ष्यों और अंतर्राष्ट्रीय बलों पर कई घातक हमले किए, जिसमें 2008 का काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर बमबारी शामिल है और 2011 में काबुल में अमेरिकी दूतावास पर हमला भी शामिल है। कार्लोटा गेल की किताब में यह खुलासा किया गया कि 2008 का दूतावास बमबारी ISI के कुछ विद्रोही एजेंटों द्वारा नहीं बल्कि पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों द्वारा उच्च स्तर पर अनुमोदित और निगरानी की गई थी।
अप्रैल 2025 में जब 2024 में मॉस्को म्यूजिक हॉल में हमला हुआ था, उसकी जांच हुई तो पाकिस्तान से जुड़ा एक संभावित कनेक्शन का पता चला, जिसमें रूसी अधिकारियों ने मास्टरमाइंड को ताजिकिस्तान के किसी ताजिक नागरिक के रूप में पहचाना और उसके पाकिस्तान नेटवर्क के साथ संभावित कनेक्शन के लिए जांच बैठाई। इस बीच ईरान में पाकिस्तान आधारित उग्रवादी समूह जैश उल अदल ने सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में ईरानी सुरक्षा बलों पर बार बार हमला किया, जिससे ईरान ने 16 जनवरी 2024 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जैश उल अदल के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने लगातार पाकिस्तान पर इन आतंकवादियों को शरण देने और उन्हें रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया, जो सीमा पार हमले करते हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहे हैं। 7 जुलाई 2005 के लंदन बम विस्फोट मामले में भी जो 4 ब्रिटिश इस्लामिस्ट आतंकवादी शामिल थे, वो पाकिस्तान से जुड़े थे, क्योंकि 3 हमलावर मोहम्मद सिद्दीक खान, शहजाद तनवीर और जर्मीन लिंड से 2003 से 2005 के बीच पाकिस्तान गए थे, जहां वे कट्टरपंथी ट्रेनिंग ले रहे थे। 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद और अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेन को मारने के अमेरिकी हमले ने पाकिस्तान की आतंकवादी विरोधी रणनीतियों में गंभीर चूकों को उजागर किया था, क्योंकि बिन लादेन कई सालों तक पाकिस्तानी सैन्य अकादमी के पास एक भवन में छिपा रहा था, जिससे आईएसआई के सहयोग की आशंका पैदा हुई थी। शायद पाकिस्तान को केवल इस कारण से बख्शा गया क्योंकि ये अमेरिका की अफगानिस्तान युद्धों में मदद कर रहा था, जो 1980 और 2000 के दशक के बीच चल रहे थे। इसके अलावा पाकिस्तान की आईएसआई पर जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी का समर्थन करने का आरोप भी लगाया गया, जो एक बैंड इस्लामिक ग्रुप है जिसका हाथ 2016 के ढाका के गुलशन कैफे हमले में भी था, जिसमें 20 बंधकों की जान गई। 2015 में बांग्लादेशी अधिकारियों ने उन पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था जो जेएमबी के ऑपरेटिव्स को मनी ट्रांसफर करते हुए पकड़े गए थे। 2020 की एक खुफिया रिपोर्ट ने आईएसआई की भूमिका को और भी उजागर किया, जिसमें कहा गया कि आईएसआई ने बांग्लादेश के कॉक्स बाजार कैंपों में जेएमबी के माध्यम से 40 रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत में घुसपैठ करने के लिए ट्रेन किया था। जेएमबी का नेटवर्क, जो खाड़ी आधारित एनजीओ के माध्यम से वित्त पोषित है, बांग्लादेश और भारत में फैला हुआ है। पाकिस्तान का आतंकवाद को बढ़ावा देने से इनकार करने के बावजूद इसके पास एक गहरी जड़ें जमा चुकी सेना और खुफिया नेटवर्क का प्रमाण है, जिसने दक्षिण एशिया में दशकों तक जिहादी हिंसा को बढ़ावा दिया है। पाकिस्तान में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर जैसे प्रांतों में कई आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और आईएसआईएस खुरासन जैसे समूहों द्वारा चलाए जाते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर्स कट्टरपंथी बनाने, हथियारों के प्रशिक्षण और आत्मघाती मिशन की तैयारी के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जिनमें अक्सर पूर्व पाकिस्तानी सेना के कर्मचारी शामिल होते हैं, जो इन अभियानों की घातकता बढ़ाने के लिए अपने अनुभव उन्हें प्रदान करते हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान की भूमिका को और भी पुष्टि करते हुए स्वीकार किया कि कश्मीरियों को पाकिस्तान में मुजाहिदीन के रूप में प्रशिक्षित किया गया था, ताकि वे भारतीय बलों के खिलाफ जम्मू और कश्मीर में लड़ें, और उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादियों जैसे ओसामा बिन लादेन, आयमन अल जवाहिरी और जलालुद्दीन हक्कानी को पाकिस्तान के हीरो के रूप में दिखाया। 1990 के दशक में जब घाटी में कई आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया और फोर्स इख्वान का गठन किया, तब भी आईएसआई और पाकिस्तान सेना की भूमिका को उजागर किया गया था। आज 2025 में भारत का धैर्य खत्म होने के करीब है और अब दुनिया भी पाकिस्तान को उसके आर्थिक संकट के बीच समर्थन देने से थक चुकी है। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह टिप्पणी की थी कि भारत और पाकिस्तान को अपने मतभेदों को एक या दूसरे तरीके से सुलझाना होगा। कुछ महीने पहले ट्रंप ने अपने अभियान के दौरान एक पॉडकास्ट में याद किया था कि प्रधानमंत्री मोदी गुस्से में थे और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहते थे, संभवतः 2019 के पुलवामा हमले के बाद। कई दशकों बाद पाकिस्तान का नाटक अब दुनिया के सामने है। पहले जब आतंकवादी राष्ट्र खुद को पश्चिमी शक्तियों के पीछे छिपा लेता था, अब पाकिस्तान के पास कोई सहानुभूति रखने वाला नहीं बचा है, सिवाय उन लोगों के जो इसे भारत के खिलाफ धार्मिक युद्ध के रूप में देखते हैं, जैसे टर्की। लेकिन इन सब का नुकसान किसे होता है? आम नागरिक को। हमले में कौन मारा जाता है? आम लोग। हमले के बाद विरोध किसे सहन करना पड़ता है? आम लोगों को। पाकिस्तान के डीप स्टेट को अब यह सवाल उठाना चाहिए कि जो समर्थन कभी मुस्लिम दुनिया से मिलता था, क्या वो अब भी उतना मजबूत और विश्वसनीय है? क्या वह बिना शर्त समर्थन हमेशा हासिल कर सकेगा? पाकिस्तान को यह भी सोचना चाहिए कि जिस नई रणनीतिक दोस्ती का उसने रास्ता अपनाया है, क्या वह हमेशा उसे बिना शर्त समर्थन का भरोसा दिला सकती है? पाकिस्तान अब उस मोड़ पर खड़ा है
जहां उसे अपनी पुरानी सोच और रणनीतियों पर नए सिरे से विचार करना होगा। धन्यवाद।